अभिवादन स्वीकार करें रामचंद्र मौर्य का। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, वीडियो शुरू करने के साथ ही आपसे एक अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के सामने की बटन को जरूर दबाएं और घंटी दबाने के बाद जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी के जिन्ना प्रकरण पर। थोड़े समय पहले अखिलेश यादव ने एक जनसभा में चर्चा किया था कि जिन्ना जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल बैरिस्ट्री की पढ़ाई, वकालत की पढ़ाई एक ही कॉलेज में किए थे। अब इसमें उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे कि जिन्ना समर्थक हो जाएं या पाकिस्तान समर्थक हो जाएं अखिलेश यादव, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसी बात को पकड़ लिया और उन्हें जिन्नावादी और मुसलमानों के सरपरस्त, मुस्लिमों के वकालत करने वाले तमाम तरह के खिताब दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आज घोषणा किया है कि 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव जिन्ना और समाजवादियों के नाम पर होगा। अब उसमें जिन्ना जीतता है या भारतीय जनता पार्टी, मतलब कि जिन्ना को अखिलेश यादव की तरफ रख करके भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों की हिमायती है और हिंदुओं से उसका कोई सरोकार नहीं है। साथियों, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना भारतीय जनता पार्टी का आज से नहीं, जब से इसका गठन हुआ है 1980 से ही रहा है। लेकिन शुरुआती दौर में इसे हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे भड़काने का काम इसने जरूर किया, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली। लेकिन 2014 के बाद से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और इनके तमाम संगठन, हिंदू महासभा, बजरंग दल वगैरह मिलकर के एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि भारत हिंदुओं का है, यहां बहुसंख्यक हिंदू हैं, इसलिए हिंदुओं की चलेगी और किसी भी विचारधारा की बात करना बेईमानी है। चाहे वो समाजवाद की बात हो, चाहे कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष नीति की बात हो या मार्क्सवादियों का मार्क्सवाद की बात हो, कुछ भी नहीं चलेगा, सिर्फ हिंदूवाद चलेगा। और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के तरफ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस सक्रिय है। हिंदू राष्ट्र बनाना तो बहुत ही टेढ़ी खीर होगी, नामुमकिन है बन पाना। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम के बीच, उनके सौहार्द के बीच एक जहर घोलने का काम कर रही है, वह बहुत ही निहायत ही गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने लोकतंत्र के चारों स्तंभ को धराशायी कर दिया है, प्रशासन की सारी एजेंसियों को नेस्तनाबूद कर दिया है और देश को बेच करके अपनी झोली भर रही है। उत्तर प्रदेश में जब उसके पास कोई भी चुनावी विकल्प नहीं बचा, विकास के नाम पर उसने कुछ किया नहीं है और आगे विकास करने का कोई मादा नहीं है, कोई सोची समझी रणनीति नहीं है, कोई कार्य योजना नहीं है, तो ऐसे में उसे सिर्फ हिंदू और मुस्लिम कार्ड दिखाई दे रहा है। आज जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया है, जिन्ना का जिन्न निकाला है बोतल से, उसकी चारों तरफ भर्त्सना हो रही है। सारी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो,
बहुजन समाज पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, सारी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी की इस नीति की आलोचना कर रही हैं, भर्त्सना कर रही हैं और देश के धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवियों में एक भारी बेचैनी है और बुद्धिजीवी लोग भी इस मुस्लिम कार्ड को खेलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कर रही है। तो साथियों, अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम कार्ड में कितना सफल होती है। दंगे तो फिलहाल नहीं करा पाएगी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम दंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका बहुत पहले से एक योजना थी और उसी योजना के तहत मुजफ्फरनगर में दंगे भड़काए गए थे और वहां से उसे लोकसभा की और विधानसभा की सीटें बहुतायत मिली थी, भारी संख्या में सीटें मिली थी, जिससे उसकी जीत सुनिश्चित हो सकी थी। लेकिन इस बार उसका ये कार्ड नहीं चल पाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि किसान आंदोलन 3 काले कानून वापस करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है और वो अपनी अन्य शर्तों को मनवाने के लिए प्रतिबद्ध है। और आज राकेश टिकैत ने भी ऐलान किया है कि जब तक एमएसपी पर गारंटी और बाकी 6 मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब तक किसान तीनों बॉर्डर से, दिल्ली के तीनों बॉर्डर से, गाजीपुर, सिंघू और टिकरी बॉर्डर से किसान वापस घर को नहीं जाएंगे। तो साथियों, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना भारतीय जनता पार्टी की नियति है, सोच है, रणनीति है और इसमें वो सफल होती है नहीं या नहीं होती है, वो पूरी ताकत लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सोचा होगा कि तीनों कृषि कानून वापस ले लेने से एक मुश्त किसानों का वोट उसकी तरफ खिंच आएगा और हर किसान उसे वोट देगा, पंजाब में भी और उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी। लेकिन उसे उसका यह शस्त्र, ब्रह्मास्त्र, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और ब्रह्मास्त्र निष्प्रभावी हो गया है। अलबत्ते जैसे किसान आंदोलन पहले चल रहा था, जब तक मांगे नहीं मांगी गई थी, उससे ज्यादा तेजी से, उससे ज्यादा आक्रोश है किसानों में, पहले की अपेक्षा ज्यादा आक्रोश है और वे जगह जगह पर धरना, रैली, प्रदर्शन करने के लिए उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में यह नहीं कहा जा सकता कि हाँ, किसानों के जाने की वजह से ममता दीदी हारी हैं, जीती हैं और भारतीय जनता पार्टी हारी है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि किसान आंदोलनकारी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी बातें रखी और खास करके किसानों के बीच में इससे जरूर कुछ ममता दीदी को फायदा हुआ होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की परिस्थिति बंगाल जैसी नहीं है। यहां पर तो खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश और तराई का क्षेत्र, इन 3 जगहों पर तो किसान आंदोलन का बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। वैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड का क्षेत्र भी आंदोलनकारियों से की गतिविधियों का केंद्र रहा है और वहां पर भी किसान आंदोलन के लोग पहुंचे हैं और वहां रैलियां हुई हैं। खास करके बुंदेलखंड में बहुत सक्सेस, बहुत सफल रैली किसानों की हो चुकी है। तो साथियों, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने इनके जिन्ना कार्ड का, मुस्लिम कार्ड का विरोध किया है। उसमें से खास करके आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की भर्त्सना की है। आज भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है, आप सुनिए संजय सिंह ने क्या कहा है। 2022 का चुनाव राष्ट्रवादी बनाम जिन्नावादी होगा। इस ऐलान के बाद मैं पूरे जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि देश में एकमात्र पार्टी जिन्नावादी है जिसका नाम
भारतीय जनता पार्टी को 2022 के चुनाव में मत वोट दीजिएगा, क्योंकि जिन्ना भाजपा के आइकॉन है। और मैं एक एक करके प्रमाण के साथ ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं। आजादी के पहले जिन्ना के साथ गलबहिया किसने की? आजादी के पहले जिन्ना को गले लगाने का काम किसने किया? आजादी के पहले जिन्ना को गले लगाने का काम आरएसएस और उस वक्त की हिंदू महासभा ने किया। 3 राज्यों में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की सरकार एक साथ बनी। मुस्लिम लीग यानी जिन्ना की पार्टी, हिंदू महासभा यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर की पार्टी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने आजादी के बाद, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी आजादी के पहले जो सरकार बनी थी उसमें मुस्लिम लीग के साथ फजलुल हक की गवर्नमेंट में बंगाल के अंदर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे। कहां थे? वेस्ट बंगाल में। कहां थे? बंगाल में। किस पद पर थे? उप मुख्यमंत्री के पद पर। और जब देश के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, क्रांतिकारियों को जेल में डाला जा रहा था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को प्रताड़ना दी जा रही थी, उस वक्त चिट्ठी लिखते हैं अंग्रेज गवर्नर को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो हिंदू महासभा के नेता थे। उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि इस आंदोलन को हमें कुचल देना चाहिए। ये ऐतिहासिक सच है, तथ्य है, प्रमाण है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। उस आंदोलन को, जो देश के स्वतंत्रता का आंदोलन था, जो भारत का सबसे बड़ा आंदोलन था, अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आंदोलन था, उस आंदोलन के खिलाफ अंग्रेज गवर्नर का ब्रिटिश साम्राज्य का साथ दिया था। अगर किसी ने दिया था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बंगाल रहे थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि इस आंदोलन को हमें कुचल देना चाहिए। 2 और राज्य हैं, सिंध प्रांत और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। इन 2 प्रांतों में भी मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की सरकार थी। 42 के आंदोलन के बाद पाकिस्तान के अंदर सिंध प्रांत में, उस वक्त पाकिस्तान बना नहीं था, लेकिन सिंध के प्रांत असेंबली में, सिंध की असेंबली के अंदर 13 मार्च 1943 को एक प्रस्ताव पारित होता है। मुस्लिम लीग के मुख्यमंत्री होते हैं उस वक्त जीएम हिदायत उल्ला, और जीएम हिदायत उल्ला की सरकार में 3 मंत्री हिंदू महासभा और आरएसएस के थे। जब पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव वहां की विधानसभा में पास हुआ, लोलू मोतवानी, गोकुल दास और डॉक्टर हेमंत दास, ये 3 नाम है मंत्रियों के। इसकी जांच कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, पड़ताल कर लीजिएगा। ये 3 मंत्री थे सिंध प्रांत में जब पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। अब आ जाइए, औरंगजेब खान की सरकार थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। औरंगजेब खान किसके नेता थे? मुस्लिम लीग के नेता थे। उनके साथ मंत्री कौन था? हिंदू महासभा आरएसएस के नेता मेहर चंद खन्ना मंत्री थे। तो मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि जिन्नावादी कौन है, ये आजादी के पहले का इतिहास, हिंदू महासभा और आज की जो बीजेपी के आइकॉन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सावरकर, इनका लगाव, इनका जुड़ाव, इनकी गलबहियां, इनकी मिलकर सरकार बनाने का इतिहास मुस्लिम लीग के जिन्ना के साथ रहा है। ये एक ऐतिहासिक सच है। नंबर 1। अब आजादी के बाद आ जाइए। आजादी के बाद जिन्नावादी कौन था? आजादी मिलने के बाद जिन 2 नेताओं ने जिन्ना को प्रमाण पत्र देने का काम किया, वो किस पार्टी के नेता थे? वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। भारत के उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी जब पाकिस्तान जाते हैं तो जिन्ना की कब्र पर जाते हैं, जिन्ना की कब्र पर जाके चादर चढ़ाते हैं और कहकर आते हैं कि जिन्ना एक धर्मनिरपेक्ष नेता थे। दूसरे नेता कौन है? पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह जी। वो एक किताब लिखते हैं और उस किताब में लिखते हैं, साफ तौर पर लिखते हैं कि जिन्ना भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार नहीं थे। इसका मतलब बिल्कुल साफ हो गया कि
जिन्ना को प्रमाण पत्र देने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्ना को प्रमाण पत्र देने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता जसवंत सिंह जी। जिन्नावादी कौन? भारतीय जनता पार्टी। जिन्नावादी कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जिन्नावादी कौन? सावरकर। जिन्नावादी भारतीय जनता पार्टी है। भाजपा के आइकॉन है मोहम्मद अली जिन्ना। इसलिए अगर चुनाव राष्ट्रवादी बनाम जिन्नावादी है तो भूल कर भी भारतीय जनता पार्टी को वोट मत देना, क्योंकि इसलिए ये देश के अंदर एकमात्र जिन्नावादी पार्टी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। तो साथियों, आपने देखा संजय सिंह ने इतिहास के हवाले से किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है उनके हिंदू मुस्लिम कार्ड पर। उत्तर प्रदेश चुनाव में हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने का उनका दांव भी इनकी पोल खुलने पर निश्चित रूप से यह दांव भी काम नहीं आएगी चुनाव जीतने के लिए। तो साथियों, आप देखिए इस वीडियो को और सोचिए और समझिए और लोगों को समझाइए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके वोट जीतना चाहती है। और चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए, राष्ट्रपति को भी संज्ञान लेना चाहिए कि चुनाव में धर्म का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है और इस पर रोक कैसे लगाई जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक सोच को, उसके धार्मिक उन्माद को दुनिया देख रही है, भारत ही नहीं दुनिया देख रही है। और दुनिया के बहुत सारे देश भी भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को एक राजनीतिक संगठन नहीं, एक सांस्कृतिक संगठन नहीं, बल्कि एक आतंकवादी संगठन के रूप में जानते हैं। खास करके अमेरिका में एक वेबसाइट पर देखिए तो भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं, लेकिन उसकी मातृ संस्था आरएसएस को एक आतंकवादियों की लिस्ट में रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।